आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल में, जिसका नाम है मैथ बाय चंदन शर्मा। आज का जो पेपर है वो आरआरबी एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल का पेपर है, जो अभी हाल ही में जून में पेपर हुआ है। 10 तारीख का ये पेपर है, थर्ड शिफ्ट में ये पेपर हुआ है। तो इसमें क्वांट के जो भी 30 महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछे गए हैं वो सारे क्वेश्चन मैं इस वीडियो में आपसे डिस्कस करूँगा, तो इसलिए वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए बिना किसी देरी के हम स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि यदि कॉस अल्फ़ा बराबर 3/5 और कॉस बीटा बराबर 15/17 है, तो आपसे पूछ रहा है कि साइन अल्फ़ा प्लस बीटा का मान कितना होगा। तो देखिए यहाँ पे एक फार्मूला यूज होता है। तो साइन ए प्लस बी का मान होता है साइन ए की जगह पे अल्फ़ा है तो मैं अल्फ़ा लिख दे रहा हूँ, तो साइन ए इंटू कॉस बी और प्लस होता है कॉस ए इंटू साइन बी होता है। इसका मतलब क्या होता है कि जो भी ये एंगल है एक बार साइन के साथ लग जाएगा और एक बार कॉस के साथ, बीच में प्लस होता है। तो ये साइन अल्फ़ा प्लस बीटा का क्या होता है, फार्मूला होता है। बस इसी फार्मूले पर आप रख दीजिए। तो देखिए यहाँ पे मैं डायरेक्ट वैल्यू लिख रहा हूँ। तो देखिए 3, 4 और 5 का ट्रिपलेट होता है। ये जो होता है वो होता है आपका 8, 15 और 17। ये दोनों का क्या होता है, ट्रिपलेट होता है। अगर आपको नहीं मालूम है तो पाइथागोरस थ्योरम से कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। उसके हिसाब से आप वैल्यू निकाल सकते हैं। मैं यहाँ पे डायरेक्ट वैल्यू लिख दिया हूँ। तो देखिए कॉस अल्फ़ा बराबर अगर 3/5 है, इसका मतलब क्या है कि 3 आपका क्या है, तो ये बेस है। 5 क्या है आपका, तो ये हाइपोटेनियस है। तो यहाँ से 4 क्या हो जाएगा आपका, परपेंडिकुलर यानी कि लंब हो जाएगा। तो साइन अल्फ़ा बराबर क्या हो जाएगा, तो लंब बटा कर्ण यानी कि 4/5 हो जाएगा। अब मैं डायरेक्ट लिखूँगा। तो कॉस बीटा बराबर क्या हो जाएगा, दिया है आपको, कितना दिया है, तो 15/17 दिया है, प्लस हो जाएगा कॉस अल्फ़ा बराबर दिया है आपका 3/5 दिया है। और यहाँ से साइन बीटा बराबर कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 8/17 हो जाएगा। बस इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए नीचे 85 तो सब में दिया है, तो नीचे को हम सॉल्व नहीं करेंगे, बस ऊपर को सॉल्व कर लीजिए। तो 15 चौको कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। 8 3 24 हो जाएगा। 60 में 24 जोड़ेंगे तो ऊपर कितना आ जाएगा, 84 आएगा। तो ऊपर 84 सिर्फ ऑप्शन नंबर 1 में दिख रहा है, तो यही इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है जब x को 29, 30, 7 और 8 प्रत्येक में जोड़ा जाता है तो इस प्रकार प्राप्त जो संख्याएं हैं वो समानुपात में होती है। तो आपसे पूछा है कि 5x अनुपाते y समानुपाते y अनुपाते 2x - 3। इसमें y की वैल्यू आपको निकालनी है। अगर y की वैल्यू क्या हो, 0 से बड़ी हो, तो मैं पहले नंबर को लिख लेता हूँ। तो ये हो जाएगा 29, 31, 7 और 8 हो जाएगा। तो दोनों में से क्या होंगे, डिफरेंस लेंगे। तो इन दोनों का डिफरेंस कितना हो जाएगा, तो 31 में से 29 घटाएंगे तो 2 हो जाएगा। इसका डिफरेंस कितना हो जाएगा, 1। अब क्या करेंगे, इस 1 का 29 में गुणा करेंगे, 2 का इसमें गुणा करेंगे, फिर अंतर निकालेंगे। तो ये कितना हो जाएगा 29 और माइनस 7 दूना के 14 घटाएंगे तो 14 दूना के 28 यानी कि 15 आ जाएगा। तो इन दोनों का जो अंतर आएगा, लास्ट स्टेप क्या करेंगे कि इन दोनों के अंतर से भाग देंगे। तो चूंकि 2 और 1 का अंतर 1 ही आएगा, तो भाग देंगे तो कोई अंतर यहाँ से नहीं आने वाला है। तो ये किसकी वैल्यू हो जाएगी, तो ये आपका x की वैल्यू 15 निकल के आ गई। आपसे पूछ क्या रहा है कि इसमें y की वैल्यू, तो मैं इसको लिख क्या सकता हूँ, मैं यहाँ पे डायरेक्ट लिखता हूँ। वैसे इसको लिखा ऐसे जाता है 5x डिवाइडेड बाई y, ये बराबर किसका हो जाएगा, तो y और बटा 2x और -3 के बराबर हो जाएगा। यहाँ से वाई स्क्वायर की वैल्यू क्या निकल के आ जाएगी, तो इन दोनों का गुणा हो जाएगा। तो 5 इंटू एक्स की वैल्यू कितनी है, 15 है, और इंटू कितना हो जाएगा, तो यहाँ पे x की वैल्यू 15 रखेंगे तो 15 दूना के 30, 30 में से 3 घटाएंगे तो 27 हो जाएगा। इसको मैं और क्या सिंप्लीफाई करके लिख सकता हूँ, तो इस 15 × 5 = 75 को मैं लिख सकता हूँ 25 इंटू 3 लिख सकता हूँ और इंटू 27 लिख सकता हूँ। तो यहाँ से y की वैल्यू क्या निकल के आ जाएगी, तो इसका स्क्वायर रूट लेंगे। तो 25 का स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। और 27 × 81, 81 का स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा, तो 9 हो जाएगा। 9 में 5 का गुणा करेंगे तो y की वैल्यू यहाँ से क्या निकल के आ जाएगी, 45 निकल के आ जाएगी। ये ऑप्शन नंबर 4 में दिया है। पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है
कि 7a+6b+4c का होल स्क्वायर का विस्तारित रूप लिखिए। तो देखिए ये आपका a+b+c का होल स्क्वायर इसके रूप में है। इसका होल स्क्वायर होता क्या है, तो a²+b² +c² +2ab+2bc और +2ca, ये आपका क्या होता है, a+b+c का होल स्क्वायर होता है। तो बस इसी पे रख के वैल्यू निकाल दीजिए। तो देखो इसको आप ऐसे नहीं करेंगे, ये फार्मूला आप याद रखे रहिए। आप डायरेक्ट करके ऑप्शन से चेक करिए। तो देखिए सब में ये a² 49 a² है तो a का हम चेक नहीं करेंगे। सब में b 36 है तो b भी नहीं चेक करेंगे। सब में c 16 है तो ये इन तीनों को चेक नहीं करेंगे, यानी ये तीनों तो आपके वैसे ही हट गए। अब 2ab चेक कर लेते हैं। तो 2ab क्या है, तो 7 में 6 का गुणा करेंगे तो 42 और 42 दूना के 84। तो देखिए इसमें 88 है तो ये आपका ऑप्शन नहीं होगा, यानी 3 ऑप्शन आपके बचे। अब bc को चेक कर लेते हैं। तो 6 चौको 24 दूना के 48 होगा, तो इसमें 43 है तो ये भी नहीं होगा। अब बचे 2 ऑप्शन, तो ac चेक कर लेते हैं। तो 7 में 4 का गुणा करेंगे 28 दूना के 56, इसमें 66 दिया तो ये भी नहीं होगा। तो इस तरीके से एक ही ऑप्शन बचा, यही आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो हमेशा आंसर जो है वो एलिमिनेट करके देखिए, इस तरीके से आप करेक्ट आंसर तक पहुंच सकते हैं। एक चीज़ और बता रहा हूं, हालांकि इसको अप्लाई मत करिएगा, मैं बस ऐसे बता रहा हूं ताकि मैंने बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। अगर मुझे कभी जीके या जीएस वगैरह में कोई क्वेश्चन नहीं समझ में आता है तो मैं स्टार्टिंग में ऐसे ही करता था। देखिए कभी भी अगर मान लीजिए क्वेश्चन आपको नहीं आता और अगर आपको इस क्वेश्चन को करना होता तो आप उस तरीके से, अगर आपके पास समय नहीं है, अगर आप तुक्का लगाना चाहते हैं तो आप लगा सकते हैं। जैसे मैं क्या करता था कि मैं जो भी ऑप्शन दिया होता था ना उससे एलिमिनेट करता था और हमेशा प्रोबेबिलिटी के हिसाब से लगाता था। जैसे देखिए अगर इन चारों ऑप्शन को देखें तो इसमें 84 सबसे अधिक है, इसका मतलब ये जो 88 है ये वाला ऑप्शन मैं एलिमिनेट कर देता था। इसमें देखूँ तो देखिए 48 का प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है, 3 ऑप्शन में है, तो ये 43 नहीं होगा तो इसको मैं हटा देता। अब देखिए इसमें अगर देखें तो देखिए 56 3 में आया है तो 66 यहाँ पे नहीं होगा तो इसको हटा देता। तो इस हिसाब से एक ही ऑप्शन आपका बचता। तो ये एलिमिनेशन मेथड भी आप जीके में अगर अप्लाई करते हैं इसको, तो आप देखेंगे कि बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन होंगे जो आप इस एलिमिनेशन मेथड से एकदम आसानी से आप कर सकते हैं। आप अप्लाई करके इसको देखिएगा। हालांकि एग्ज़ाम में इसको आपको अप्लाई नहीं करना है, ये तभी अप्लाई करना है जब आपको कुछ नहीं आ रहा होगा, आपके पास समय है और आप तुक्का लगाना चाहते हैं, तो उस कंडीशन में आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। बढ़ते अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक गांव की जनसंख्या 1 लाख थी, पहले वर्ष में 5% की वृद्धि हुई तथा दूसरे वर्ष में 20% की वृद्धि हुई, तो 2 वर्ष बाद इसकी जनसंख्या कितनी होगी। तो इसको करने के कई तरीके हैं, या तो आप दोनों से देख लीजिए कि नेट वृद्धि कितनी आ रही है। तो देखिए 5 और प्लस 20 हो जाएगा और प्लस हो जाएगा, वृद्धि हो रही तो प्लस में ही रहेगा, 20 × 5 और डिवाइडेड बाई 100, यानी कि 26% की क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है। क्योंकि इन सबको जोड़ेंगे तो ये 25 हो जाएगा, 20 25 100 1 हो जाएगा, यानी 26%। यानी कि अगर ये आपका अगर 1 लाख है तो ये बढ़ के कितना हो जा रही है, 26%, यानी कि 126/100 हो जाएगी। तो देखिए 2 जीरो से 2 जीरो आपका कैंसिल हो जाएगा, 126 के बाद से 3 जीरो, 126 के बाद से 3 जीरो ऑप्शन नंबर 4 में है, तो यही इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। या तो आप इस तरीके से भी इसको कर सकते थे कि आप 1 लाख लिख लीजिए और पहले क्या करिए, 5% की वृद्धि करिए, तो कितना हो जाएगा, 105/100 हो जाएगा। दूसरी बार क्या करिए, तो 20% की वृद्धि कर दीजिए तो 120/100 हो जाएगा। इसको भी सिंप्लीफाई करेंगे तो आंसर वही आएगा, 4 जीरो से 1 2 3 4 जीरो कैंसिल हो जाएगा। अब देखिए 2 जीरो दिख रहा है तो 2 जीरो रख देंगे, 12 में 105 का गुणा करेंगे तो 12 25 60 हो जाएगा, 6 हो जाएगा और 12 का में 12 हो जाएगा। यानी इस तरीके से भी आपका आंसर वही आ रहा है। तो दोनों में जो आपको अच्छा लगे आप उस तरीके से आंसर तक पहुंच सकते हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि द्विघात समीकरण 2x² + 8x + 6 = 0 और kx² + 4kx + 3 = 0 के दोनों मूल सार्व हैं, यानी कॉमन हैं। तो कह रहा है कि k का मान क्या होगा। तो मैं बता चुका हूँ, तो अगर कंपेयर करें तो देखिए ये 3 से 6 हो रहा है, यानी कि 2 गुना हो रहा है। इसका मतलब क्या हो जाएगा कि ये जो 2 हुआ है ये 2 गुना होने के बाद 2 हुआ है,
इसका मतलब के की वैल्यू क्या होगी कि उसका दोगुना करूँगा तो 2 हो जाएगा, तो के की वैल्यू 1 होगी, तभी दोगुना करूँगा तो 2 होगा। तो यहाँ से के की वैल्यू 1 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। या अगर आप इस तरीके से नहीं करना चाहते हैं तो बस क्या करिए कि 2/k हो जाएगा, यानी जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है उसका अनुपात निकाल दीजिए। ये बराबर किसके हो जाएगा, तो जो कांस्टेंट वैल्यू है यानी कि 6/3 के बराबर हो जाएगा। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 3 दूना के 6 हो जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा। तो यहाँ से भी आपकी के की वैल्यू क्या निकल के आ जाएगी, 1 निकल के आ जाएगी। हालांकि आप इसको क्वेश्चन को देख के भी सॉल्व कर सकते थे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 9 संख्याओं का औसत 17 है, इनमें से 7 का औसत अगर 17 है तो शेष 2 संख्याओं का औसत कितना होगा। तो औसत क्या होता है कि सभी संख्याओं को बराबर बराबर दे देना। तो अगर 9 संख्याओं का औसत 17 है यानी कि सबको 17 दे दिया गया है, तो पहली जो 7 है उनको 17 दे दिया गया, तो अंतिम जो 2 संख्याएं होंगी उनको भी 17 देना पड़ेगा, तभी पूरे 9 संख्याओं का औसत 17 होगा। तो शेष 2 संख्याओं का औसत क्या हो जाएगा, 17 हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि यदि एक तिर्यक रेखा 2 समांतर रेखाओं के युग्म को प्रतिच्छेदित करती है तो संगत कोण का प्रत्येक युग्म क्या होता है। तो ये बराबर होता है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, समान या बराबर होगा। मैं समझा देता हूँ कि जब 2 समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटती है तो ये जो कोण होता है इस कोण के क्या होता है, बराबर होता है, और इसी को हम क्या बोलते हैं, तो इस संगत कोण बोलते हैं। तो ये संगत कोण जो होते हैं वो आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं, समान होते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। पूरक कोण क्या होते हैं कि ऐसे 2 कोण जो होते हैं जिनका अगर योग करें तो 90 अंश के अगर बराबर हो तो उसको क्या बोलते हैं, पूरक कोण बोलते हैं। समपूरक कोण क्या बोलते हैं कि ऐसे 2 कोण जिसका अगर योग करें तो 180 अंश के बराबर हो तो उसको समपूरक कोण बोलते हैं। और असमान का मतलब आपको पता ही है, जो बराबर ना हो। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि आपको एक इक्वेशन दिया है, कह रहा है कि इसको सरलीकृत कीजिए। तो अगर ऑप्शन पे एक नज़र डालें तो सारे ऑप्शन में आपके यूनिट डिजिट अलग अलग नहीं हैं, क्योंकि यहाँ पे विचार है और यहाँ पे विचार है। तो इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। तो ये कितना हो जाएगा, 93/28 हो जाएगा। पहले ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं, तो 70 में 42 जोड़ेंगे तो 112 हो जाएगा और प्लस 82 हो जाएगा। तो 28 से 112 में अगर भाग करेंगे तो 4 बार चला जाएगा, 8 चौको 32, बिल्कुल 4 बार ये विभाजित हो जाएगा। तो गुणा कर लेते हैं, तो 4 का गुणा करेंगे तो 4 3 12 हो जाएगा, 9 चौको 36 और 1 37 हो जाएगा। इसमें क्या करेंगे, हम 82 जोड़ देंगे तो ये 4 हो जाएगा, 8 7 15 को 5 हो जाएगा, और 3 और 1 4 हो जाएगा, यानी कि 454 क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर 1 में दिया है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि प्रेक्षण 71 95 67 55 78 45 58 44 69 41 और 88 की माध्यिका कितनी होगी। तो देखिए मैं माध्यिका बता चुका हूँ। जब पहले सबसे पहले क्या करते हैं कि पदों की संख्या काउंट करते हैं। अगर पदों की संख्या अगर आपका ऑड है तो उसके लिए अलग फार्मूला होता है। तो फार्मूला क्या होता है, तो सिर्फ क्या करेंगे, उसमें 1 जोड़ के बटा 2 कर देंगे। वो वाला जो पद होगा वही क्या होगी, उसकी माध्यिका होगी। और अगर पदों की संख्या अगर आपका इवन हो, सम हो, तो उस कंडीशन में क्या करते हैं, तो n/2 वह पद उसमें जोड़ देते हैं, n/2 + 1 वह पद, और डिवाइडेड बाई क्या करते हैं, तो 2 कर देते हैं। तो ये माध्यिका निकल के आती है जब पदों की संख्या n इवन यानी कि सम हो। तो सबसे पहले इसको क्या करते हैं, हम आरोही या अवरोही क्रम में लिख लेते हैं। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा नहीं, मैं समझा दे रहा हूँ कि आरोही या अवरोही क्रम में लिखते हैं। तो पदों की संख्या कितनी है, तो ये 3 हो जाएगी, 3 6 हो जाएगी, 3 9 हो जाएगी, 10 और 1 11, यानी पदों की संख्या n = 11 जो कि ऑड है यानी विषम है। तो क्या इसकी माध्यिका हो जाएगी, तो बस इसमें 1 जोड़ के 11 + 1/2 वहाँ पद हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा, तो 12/2 यानी कि 6वां पद जो होगा वहीं आपकी क्या होगी, माध्यिका होगी। तो इसको आरोही क्रम में लिखेंगे तो सबसे छोटी वैल्यू क्या दिख रही है आपको, 41 दिख रही है। तो ये क्या हो जाएगा, आपका पहला हो जाएगा। उसके बाद से आपको दिख रहा है 44, तो दूसरा हो जाएगा, 45 तीसरा हो जाएगा। इसके बाद से क्या है, तो 55 चौथा हो जाएगा। 55 के बाद से आपका क्या दिख रहा है, तो आपका 58 दिख रहा है, तो ये 5वां हो जाएगा। और उसके बाद से 67 जो होगा वो आपका 6वां पद हो जाएगा, और 6वां पद ही माध्यिका है, तो 67 क्या हो जाएगी, इसकी माध्यिका हो जाएगी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि यदि 10:A = A = 40 है तो A का धनात्मक मान क्या होगा।
तो मैं यहाँ पे इसको डायरेक्ट क्या करते हैं कि इसका इसमें गुणा कर देते हैं, या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि 10/a बराबर किसके हो जाएगा, तो a/40 के। यहाँ से a स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो 400 हो जाएगी। स्क्वायर रूट लेंगे तो a की वैल्यू क्या निकल के आ जाएगी, 20 निकल के आ जाएगी। तो मैं इसका डायरेक्ट क्या करते हैं, अगर ऐसे आए तो आप इतना लिखेंगे नहीं, बाहर बाहर का गुणा कर देते हैं और अंदर अंदर का गुणा कर देते हैं। तो यहाँ से इसका गुणा करेंगे तो a स्क्वायर, 10 में 40 का गुणा करेंगे तो 400, स्क्वायर रूट लेंगे तो 20 इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 11/2 इसके घाते 12 इंटू 2/11 के घाते 2 इंटू 11/2 के घाते 16 बराबर है 2/11 के घाते 9m + 9। तो कह रहा है कि m का मान कितना होगा। तो मैं बता रहा हूँ कि जैसे मान लीजिए अगर a/b इसके घाते अगर m है तो इसको मैं लिख सकता हूँ कि b/a इसके घाते क्या लिख सकता हूँ, माइनस का m लिख सकता हूँ। क्योंकि जब भी अगर हर को अंश या अंश को हर करेंगे तो इसका जो घात होता है, अगर प्लस है तो माइनस हो जाएगा, माइनस होगा तो प्लस हो जाएगा। तो बस यही रूल क्या कर रहा हूँ, इसमें अप्लाई करूँगा। तो चूंकि इधर 2/11 दिख रहा है तो सबको 2/11 करूँगा। तो ये क्या हो जाएगा, 2/11 इसके घाते क्या हो जाएगा, तो ये 12 प्लस में है तो माइनस का 12 हो जाएगा। और उसके बाद ये 2/11 के घाते 2 है तो ये 2 हो जाएगा। इसको 2/11 करेंगे तो ये माइनस का 16 हो जाएगा। और ये बराबर किसके हो जाएगा, तो 2/11 इसके घाते पहले से क्या दिया है, तो 9m + 9 दिया है। तो चूंकि बराबर के इधर उधर जो बेस है वो बराबर है, तो इसका मतलब जो घात होंगे वो आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। तो इन सब को जोड़ लेंगे तो ये आपका 12 में से 2 घट जाएगा 10, 10 में 16 जोड़ेंगे तो माइनस का 26, ये बराबर हो जाएगा 9m + 9 के बराबर हो जाएगा। जब ये 9 इधर आएगा तो 26 में 9 जुड़ जाएगा तो माइनस का 35 हो जाएगा। और यहाँ से m की वैल्यू निकालेंगे तो 9 से क्या करेंगे, हम भाग देंगे। तो m की वैल्यू क्या निकल के आ जाएगी, माइनस का 35/9, माइनस का 35/9 ऑप्शन नंबर 3 में दिया है। तो ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि ए बी जो है वो सी डी के क्या है, समांतर है। तो मैं बना लेता हूँ, ये मान लीजिए ए बी है और ये सी डी है। तो इसको बना लेता हूँ, एक दूसरे के क्या हैं, ये समांतर है। आगे कह रहा है कि पी क्यू एक तिर्यक रेखा है जो ए बी और सी डी को क्रमशः ई और एफ पे, यानी ई और एफ पे क्या करिए, प्रतिच्छेदित करती है। कह रहा है कि कोण पी ई बी, यानी कि अगर ये पी है ये क्यू है, तो पी ई बी यानी ये कोण कितने अंश का है, तो 42 अंश का दिया है। कह रहा है कि ए बी और सी डी के बीच में एक बिंदु जी इस प्रकार से स्थित है। ये मान लीजिए कि ये जी कोई बिंदु है, तो बी ई जी यानी कि बी ई जी यानी ये कोण आपका कितने अंश का दिया है, तो 21 अंश का दिया है। और कह रहा है कि जी एफ ई, तो जी एफ ई यानी कि ये जो कोण है वो कितने अंश का दिया है, तो 34 अंश का दिया है। आपसे पूछ रहा है कि कोण ई जी एफ, तो ई जी एफ यानी इस कोण की माप आपसे पूछ रहा है। तो मैं इस तरह के क्वेश्चन करा चुका हूँ, मैं बता चुका हूँ कि इसमें बहिष्ठ कोण जो त्रिभुज का रूल होता है वही इसमें अप्लाई होगा। तो बहिष्ठ कोण क्या होता है कि यदि किसी त्रिभुज में एक भुजा को अगर आगे बढ़ाया जाता है तो पास वाली भुजा के साथ ये जो कोण बनाती है वो पास वाले को यानी इस कोण को छोड़कर ये जो दोनों कोण हैं इनके योगफल की क्या होती है, बराबर होती है। तो अगर आप इस त्रिभुज को ध्यान से देखें तो इस त्रिभुज की ये जो भुजा है उसको आगे तक बढ़ाया गया है, तो ये जो कोण होगा वो इस त्रिभुज का बहिष्ठ कोण होगा, यानी इन दोनों का जो योग होगा वो इसके और इसके योगफल के बराबर होगा। तो मैं यहीं से देख ले रहा हूँ, तो 34 से 42 कितना अधिक है, तो 6 2 8 अधिक है। तो बस 21 में क्या करेंगे, हम 8 जोड़ देंगे तो 29 इसका क्या हो जाएगा, आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर 4 में दिया है। आप इस तरीके से भी कर सकते हैं कि 42 और प्लस 21 ये बराबर किसके हो जाएगा, तो 34 और प्लस अगर इस कोण का माप अगर x मानते हैं तो x के बराबर हो जाएगा। यहाँ से आप सॉल्व करेंगे तो x की वैल्यू कितनी निकल के आ जाएगी, 29 अंश निकल के आ जाएगी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि जब 1272, 2636 और 4209 को सबसे बड़ी संख्या x से विभाजित किया जाता है तो प्रत्येक स्थिति में जो शेषफल है वो y आता है। तो आपसे कह रहा है कि 3x - 14y का मान कितना होगा। तो मैं इस तरह के क्वेश्चन भी करा चुका हूँ, हर शिफ्ट में लगभग पूछे जा रहे हैं इस तरह के क्वेश्चन भी। तो मैंने कहा था कि सबसे पहले आप संख्या लिख लीजिए, फिर उसके बाद से क्या करते हैं कि दो दो का पेयर बना के आप क्या करिए, उनका डिफरेंस ले लीजिए। तो
तो इन दोनों का अंतर लेंगे तो कितना हो जाएगा, तो 6 में से 2 जाएगा 4 हो जाएगा, यहाँ पे 13 में से 7 जाएगा 6 हो जाएगा, यहाँ पे 5 बचेगा, 5 में से 2 जाएगा 3 हो जाएगा, और ये 2 में से 1 जाएगा 1 हो जाएगा। इन दोनों का डिफरेंस ले लीजिए, तो 9 में से 6 जाएगा 3 हो जाएगा, 10 में से 3 जाएगा 7 हो जाएगा, यहाँ 11 में से 6 जाएगा 5 हो जाएगा, 3 में से 2 जाएगा 1 हो जाएगा। और इन दोनों का डिफरेंस ले लीजिए, तो 9 में से 2 जाएगा 7 हो जाएगा, यहाँ 10 में से 7 जाएगा 3 हो जाएगा, यहाँ पे बचेगा 11 में से 2 जाएगा 9 बच जाएगा, यहाँ 3 में से 1 जाएगा 2 हो जाएगा। तो जो इन तीनों का HCF होगा वहीं किसकी वैल्यू हो जाएगी, तो वहीं आपके x की वैल्यू हो जाएगी। तो यहाँ से इन तीनों का HCF निकाल देते हैं। तो देख लेते हैं कि इन संख्याएं किससे विभाजित होंगी। तो 6 1 7 4 3 7, 7 1 8, 5 3 8, 3 2 5 और 9 7 16, बिल्कुल ये संख्याएं 11 से विभाजित हैं। तो इसका HCF क्या हो जाएगा, तो यहाँ से x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 11 हो जाएगी। तो जैसे ही x की वैल्यू आपकी 11 निकल के आ गई, आप इन तीनों में से किसी भी संख्या को क्या कर दीजिए, 11 से विभाजित करके देख लीजिए कितना शेषफल आ रहा है। तो मैं पहले वाले को विभाजित कर दे रहा हूँ, तो ये हो जाएगा 11 कम 11 1 17 हो जाएगा, 11 कम 11 और 6 62 हो जाएगा, 11 5 55, यानी कि 5 और 2 7, यानी कि y की वैल्यू क्या निकल के आ जाएगी, 7 निकल के आ जाएगी। और जैसे ही x और y की वैल्यू निकल के आ गई, बस इस इक्वेशन में रख दीजिए। तो 11 में 3 का गुणा करेंगे तो 33 माइनस 14 सत्ते 98 हो जाएगा, घटाएंगे तो ये लास्ट में 5 आ रहा है, क्योंकि 8 में से 3 जाएगा 5 और लास्ट में 5 सिर्फ ऑप्शन नंबर 1 में दिया है। तो यही इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा माइनस का 65। बढ़ते अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि ए किसी कार्य को 63 घंटे में पूरा कर सकता है, बी और सी मिलकर इसे 42 घंटे में पूरा कर सकते हैं, जबकि ए और सी मिलकर 27 घंटे में पूरा कर सकते हैं। आपसे पूछ रहा है कि बी अकेले इस कार्य को पूरा करने में कितना समय लगेगा। तो जैसा बोल रहा है मैं वैसा लिख दे रहा हूँ। तो ए इस कार्य को कितने घंटों में, तो 63 घंटों में। बी और सी दोनों मिलकर कितने घंटे में कर रहे हैं, तो 42 घंटे में कर रहे हैं। और ए और सी ये दोनों मिलकर कितने घंटे में कर रहे हैं, तो 27 घंटे में कर रहे हैं। इन तीनों का हम एलसीएम लेंगे। तो एलसीएम किस तरीके से लिया जाता है, सबसे पहले बड़ी वाली वैल्यू पकड़िए जो कि 63 है। तो 63 का फैक्टर क्या हो जाएगा, तो 9 सत्ते 63 हो जाएगा। 42 में आपका देखिए, तो 7 भी आ गया 3 भी आ गया, यानी कि सिर्फ 2 बच गया है। तो इसमें क्या करेंगे, हम 2 का गुणा कर लेंगे। तो 27 में देखिए यहाँ पे 3 के 3 फैक्टर होते हैं, तो 9 यहाँ पे है तो एक 3 और यहाँ पे बढ़ा लेंगे। तो ये क्या हो जाएगा, इन तीनों का एलसीएम होगा। हमेशा एलसीएम इसी तरीके से लीजिए, और कभी भी पूरा आपको गुणा करने की ज़रूरत नहीं है, उसमें आप टाइम वेस्ट मत करिए। तो इन तीनों का एलसीएम निकलने के बाद से यहाँ से ए की एफिशिएंसी कितने निकाल के आ जाएगी, तो 9 सत्ते 63 यानी कि 6 हो जाएगी। 42 करेंगे तो 7 6 42 यानी कि 9 हो जाएगी। और 27 से करेंगे तो 7 गुना के 14 यानी कि ए प्लस सी की एफिशिएंसी 14 आ गई। आज से बी से कार्य कराना है, तो ए की एफिशिएंसी अगर 6 है और ए प्लस सी की एफिशिएंसी 14 है, तो यहाँ से सी की एफिशिएंसी कितनी निकल के आ जाएगी, तो 8 हो जाएगी, क्योंकि 6 में 8 जोड़ेंगे तो 14 होगा। और जैसे ही सी की एफिशिएंसी 8 निकल के आ गई, बी प्लस सी की एफिशिएंसी 9 है, तो यहाँ से बी की एफिशिएंसी क्या निकल के आ जाएगी, 1 निकल के आ जाएगी। यानी कि इस टोटल कार्य को अगर 1 से कराना है तो इतने क्या लगेंगे, घंटे लगेंगे। इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो चूंकि सभी ऑप्शन के जो यूनिट डिजिट हैं वो अलग हैं, तो बस लास्ट वाला डिजिट निकाल दीजिए। तो 9 सत्ते 63 3 हो जाएगा, 3 दूना के 6 हो जाएगा, 6 3 18, लास्ट में 8 आएगा। लास्ट में 8 सिर्फ ऑप्शन नंबर 4 में दिया है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 27 और 19 दोनों से विभाज्य है। तो 19 से विभाज्यता का कोई खास नियम नहीं होता है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 27 से चेक कर लेंगे। तो चूंकि संख्या आपकी 27 से विभाजित है, इसका मतलब जो इसके फैक्टर होंगे उनसे भी संख्या विभाजित होगी। तो इसका एक फैक्टर 9 है, तो 9 से चेक कर लेते हैं। तो 9 से विभाज्यता का नियम ये कहता है कि अंकों का जो योग है वो क्या होना चाहिए, 9 से विभाजित होना चाहिए। तो देख लेते हैं। तो देखिए 9 हो जाएगा, 6 और 3 9 हो जाएगा, 5 1 6 हो जाएगा। ये आपका 9 से विभाजित नहीं होगा। इसको देख लेते हैं। तो 3 3 6 और 4 10 और 8 18, 8 यहाँ पे 9 से विभाजित नहीं होगा, तो ये भी नहीं होगा। इसको देख लेते हैं। तो ये आपका 9 हो जाएगा, 6 और 3 9 हो जाएगा, 4 2 6, ये भी आपका 9 से विभाजित नहीं होगा।
तो इस तरीके से एक ही ऑप्शन बचा, ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप चेक भी कर सकते हैं। तो देखिए 4 3 7, 3 10, 7 17 और 1 18, 18 आपका 9 से विभाजित है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक नाव को धारा की दिशा में 33.2 किलोमीटर जाने में 83 मिनट समय लगते हैं। स्थिर जल में नाव की चाल और धारा की चाल का जो अनुपात है वो 8:5 है। कह रहे कि नाव को धारा की विपरीत दिशा में 47.1 किलोमीटर और धारा की दिशा में 55.9 किलोमीटर जाने में कुल कितना समय लगेगा। तो देखिए पहली वाली लाइन में कह रहा है कि नाव को धारा की दिशा में, तो धारा की दिशा में जाने में कितने किलोमीटर, तो 33.2 किलोमीटर जाने में कितना समय लगता है, तो 83 मिनट लगता है। तो इसको घंटा में बदलेंगे तो 60 से भाग देंगे, 60 का ऊपर गुणा हो जाएगा, 83 से कट कर लेंगे तो 8 चौको 32, यानी कि आपका 4 बार चला जा रहा है तो ये क्या हो जाएगा 0.4 हो जाएगा। गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा 24, ये आपके आ जाएगी किलोमीटर प्रति घंटा नाव की धारा की दिशा में स्पीड हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे अनुपात जो दिया है शांत जल में नाव की और धारा की चाल जो दिया है उसका अनुपात 8:5 है। अगर इसमें अनुपातिक संबंध x मान लें तो शांत जल में नाव की चाल 8x हो जाएगी और धारा की चाल क्या हो जाएगी 5x हो जाएगी। तो धारा की दिशा में इसकी चाल क्या हो जाएगी, तो इन दोनों को जोड़ देंगे तो 13x क्या हो जाएगा, धारा की दिशा में चाल हो जाएगी। और ये बराबर किसके हो जाएगी, तो 13x बराबर हो जाएगी 24 के, क्योंकि धारा की दिशा में स्पीड हमने निकाला है 24। तो यहाँ से आप x की वैल्यू निकाल दीजिए तो 24 बटा क्या हो जाएगा, ये 13 हो जाएगा। अब वापस क्वेश्चन पे आते हैं। तो कह रहा है कि नाव को धारा की विपरीत दिशा में, तो धारा की विपरीत दिशा में कितना 47.1 किलोमीटर, धारा के विपरीत यानी इन दोनों का क्या हो जाएगा अंतर हो जाएगा। तो 8 में से 5 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 3x हो जाएगा। और प्लस धारा की दिशा में, तो धारा की दिशा में कितना चलना है, तो 55.9 किलोमीटर, धारा की दिशा में इसकी स्पीड क्या हो जाएगी 13x हो जाएगी। इसको सॉल्व करके जो भी आंसर आएगा वही क्या हो जाएगी आपकी वैल्यू हो जाएगी, कुल टोटल समय लग जाएगा। तो देखिए 3 से कट कर लेते हैं तो 3 का में 3 हो जाएगा, 3 पचे 15, 2 21, 3 7 21 हो जाएगा। 13 से कट कर लेते हैं तो 13 चौको 52 हो जाएगा, 3 39, 13 3 39 हो जाएगा, दोनों जुड़ जाएगा तो 15 4 19 1 20, यानी कि ऊपर हो जाएगा 20 और नीचे क्या हो जाएगा आपका सिर्फ x बचेगा। तो 20 बटा x इसकी वैल्यू आपको निकालनी है। x की वैल्यू हमें पता है कितना आया है, तो 24 बटा 13 रख देंगे तो ये हो जाएगा 20 और बटा में 24 और 13 का ऊपर गुणा हो जाएगा। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 4 पचे 20 हो जाएगा, 4 छके 24 हो जाएगा, यानी यहाँ से लगने वाला समय क्या निकल के आ जाएगा 5 गुणे 13 और डिवाइडेड बाई 6 हो जाएगा। तो इतना समय लगेगा। तो देखिए अगर ऑप्शन पे एक नज़र डालें तो देखिए 13 तो वैसे ही 6 दूना के 12 है, यानी 2 गुना है, यानी कि आपका जो भी आंसर आएगा वो क्या होना चाहिए 10 से अधिक आना चाहिए। और ऑप्शन पर अगर देखें तो 10 से अधिक कोई भी ऑप्शन नहीं, ये 3.5 है, ये 2.5 है, ये 6.8 है, ये 1.5 है। तो इसके चारों ऑप्शन क्या है गलत हैं। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ये आपको लगने वाला समय हो जाएगा, इतना समय लगेगा आपको, ये घंटे में है तो घंटा हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित बंटन का माध्य कितना होगा। तो अगर ऑप्शन पे एक नज़र डालें तो सभी ऑप्शन के जो यूनिट डिजिट हैं वो क्या हैं अलग अलग हैं। तो सीधे क्या करेंगे यूनिट डिजिट से इसका माध्य निकाल देंगे। तरीका मैंने बताया है कि इन दोनों का गुणा करते हैं और सबको जोड़ते जाते हैं और विद्यार्थियों की संख्या से भाग दे देते हैं। गुणा कर लेते हैं तो 9 में 2 का गुणा करेंगे तो ये 18 हो जाएगा, 5 में 1 का गुणा करेंगे तो ये 5 हो जाएगा, 4 में 4 का गुणा करेंगे तो 16 हो जाएगा, 9 में 4 का गुणा करेंगे तो 36 हो जाएगा, 5 में 7 का गुणा करें तो 35 हो जाएगा। तो इन सबको जोड़ लेंगे तो 6 6 12, 12 8 20 और 10 30, यानी कि ऊपर 0 आएगा और नीचे कुछ भी आता है, मान लीजिए कि 1 2 3 4 5 कुछ भी आता है तो इसमें किस चीज़ का गुणा करेंगे तो 0 होगा। तो आपका ऑब्वियस सी बात है 0 ही होगा। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप वैसे भी नीचे वाले का भी आप प्लस करके योग निकाल दीजिए। तो 5 और 2 7, 7 4 11, 11 और 4 15, 15 और 7 कितना हो जाएगा 22, यानी कि नीचे 2 आ जाएगा। तो 2 में किस चीज़ का गुणा करेंगे कि 0 होगा। तो 2 में 2 का गुणा करेंगे तो 4 होगा, ये नहीं होगा। 2 में 9 का गुणा करेंगे तो 8 होगा, 2 में 3 का गुणा करेंगे तो 6 होगा। तो सिर्फ ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे।
अगला क्वेश्चन कह रहा है कि जनशक्ति में कमी के कारण एक कारखाने में उत्पादन 10% कम हो जाता है। तो 10% के फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है? तो ये होती है 1/10। यानी कि अगर पहले उत्पादन 10 होता था तो अब उत्पादन कितना हो रहा है? 9 हो रहा है। आगे क्वेश्चन में कह रहा है कि मूल उत्पादन को बहाल करने के लिए कार्य समय में कितने प्रतिशत की वृद्धि करनी पड़ेगी? यानी कि पहले जैसा करने में कितना वृद्धि करना पड़ेगा? तो देखिए 10 से 9 हो जा रहा है तो 9 से हमें क्या करना पड़ेगा? 10 करना पड़ेगा। यानी कि 1 बढ़ाना पड़ेगा कितने पे? तो 9 पे। प्रतिशत पूछ रहा है तो 100 से गुणा करेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 100/9 हो जाएगा। इसको बदलेंगे तो कितना हो जाएगा? 11 सही 1/9% इसकी वैल्यू हो जाएगी, जो कि ऑप्शन नंबर 1 में दिया हुआ है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है 5 सदस्यों वाले एक परिवार का औसत वजन किलोग्राम में क्या होगा, जिनका वजन आपको दिया है 40 किलोग्राम, 49 किलोग्राम, 56 किलोग्राम, 63 किलोग्राम और 37 किलोग्राम। तो तरीका तो यही है औसत निकालने का कि इन सबको जोड़ लीजिए। तो 40 + 49 + 56 + 63 और +37 और डिवाइडेड बाई, और पदों की संख्या कितनी है? 5 है। तो 5 से क्या करिए? भाग दे दीजिए। तो ऊपर जोड़ लेते हैं तो 7 × 3 = 10, 6 × 16 और 16 और 9 = 25, यानी कि ऊपर 5 हो जाएगा। 3 और 2 5, 6 × 5 = 11, 11 और 5 16, 4 20 और 4 24 हो जाएगा, यानी कि 245 और डिवाइडेड बाई 5 भाग देंगे तो 5 × 4 = 20 हो जाएगा, 4 × 45, 5 × 9 = 45, यानी कि 49 क्या हो जाएगा? इसका औसत वजन हो जाएगा। ठीक है, एक तो ये तरीका होगा। दूसरा तरीका क्या हो सकता है कि जैसे ही मैं आंकड़ा लिख लेता हूँ, जैसे 40 हो गया, 49 हो गया, 56 हो गया, 63 हो गया और क्या हो गया? 37 हो गया। तो आप इनमें से क्या कर लीजिए, देख लीजिए कि ये सारी वैल्यू किसके आसपास हैं। तो मैं मान लेता हूँ कि इनका औसत वजन 50 है, ये मैंने माना है। तो मैं देख लूँगा कि ये 50 से कितना कम है? तो ये 10 कम है तो -10। ये कितना कम है? तो 1 कम है तो -1। ये कितना अधिक है? 6 अधिक है तो +6। ये कितना अधिक है? तो 13 अधिक है तो +13। ये कितना कम है? तो -13 कम है। तो देखिए देख लेता हूँ कि नेट चेंज कितने का रहा है। तो + ये कट जाएगा आपका। अगर इसमें हम जोड़ दें 10 और 1 11 हो जाएगा। 11 में से 6 अगर हम घटा देंगे तो -5 आ रहा है। अब ये जो -5 होगा ये कितने लोगों में बटेगा? तो जितने क्या हैं आपके लोग हैं, तो कितने लोग हैं? तो 5 लोग हैं। तो 5 लोगों में अगर ये बटेगा तो प्रत्येक पे कितने की कमी आएगी? -1 की कमी होगी। तो जो पहले हमने औसत 50 माना था वो 50 ना हो के इससे 1 कम, यानी कि 49 होना चाहिए। तो 49 इस तरीके से भी आपका औसत निकल के आ जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि यदि भाई की वर्तमान आय का 3 गुना उसकी बहन की आय के 5 गुने से 25 वर्ष अधिक है। तो मैं मान ले रहा हूँ कि भाई की आय क्या है? x है, उसके बहन की आय क्या है? y है। तो भाई की वर्तमान आय का 3 गुना यानी कि 3x जो है ये बराबर किसके है? तो बहन की आय के 5 गुने से 25 वर्ष अधिक है। तो इसमें 25 क्या जोड़ देंगे तो ये भाई की आय के 3 गुना की क्या हो जाएगी? बराबर हो जाएगी। आगे कह रहा है तथा बहन की आय का 5 गुना, यानी कि बहन की आय का जो 5 गुना है भाई की आय से 5 वर्ष कम है। तो भाई की आय से 5 वर्ष कम है, यानी कि इसमें 5 अगर हम जोड़ देंगे तो भाई की आय के क्या हो जाएगी? बराबर हो जाएगी। तो आपसे पूछ रहा है कि भाई और बहन की आयु के बीच का अंतर। तो आप इसको सॉल्व करके क्या करिए? इन दोनों के बीच का अंतर निकाल दीजिए। तो अगर मैं यहाँ से 5y और ये 5y की वैल्यू यहाँ से क्या हो जाएगी? तो 5y की वैल्यू हो जाएगी x और -5 हो जाएगी। बस ये 5y की वैल्यू इसमें रख देता हूँ। तो ये कितना हो जाएगा? तो 3x बराबर किसके हो जाएगा? x - 5 और +25 के क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा। ये इधर आएगा तो 2x की वैल्यू क्या हो जाएगी? तो 20 हो जाएगी। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या निकल के आ जाएगी? 10। यानी भाई की उम्र कितनी हो जाएगी? 10 हो जाएगी। आप किसी में भी x की वैल्यू रख के y का मान निकाल दीजिए। तो मान लीजिए अगर इसमें मैं रखता हूँ तो कितना हो जाएगा? तो 5y बराबर कितना हो जाएगा? 10 में से 5 घटाएंगे 5 हो जाएगा। तो y की वैल्यू क्या निकल के आ जाएगी? 1। आपसे पूछ रहा है कि उनका अंतर, तो 10 और 1 का अंतर कितना हो जाएगा? 9, जो कि ऑप्शन नंबर 2 में दिया है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 2 पाइप एक टंकी को क्रमशः 44 मिनट और 84 मिनट में भर सकते हैं। टंकी को खाली करने के लिए टंकी के तल पर एक पाइप लगा है।
यदि तीनों पाइप एक साथ खोल दिए जाएं तो खाली टैंक 28 मिनट में भर जाता है। कह रहा कि यदि कोई अन्य पाइप न खुला हो तो टंकी के तल पर लगा पाइप पूरी तरीके से भरी हुई टंकी को खाली करने में कितना समय लगेगा। तो मैं इस क्वेश्चन को जैसा बोल रहा है वैसे लगा रहा हूँ। मैंने मान लिया है कि दो पाइप ए और बी है, जो कि ए 44 मिनट में क्या कर रही है, भर दे रही है, और बी कितने मिनट में, तो 84 मिनट में। आगे कह रहा है कि यदि ए प्लस बी और तली में जो छेद है, यानी अगर उसको सी मानता हूँ, इन तीनों को एक साथ अगर कर दिया जाता है तो ये 28 मिनट में भरता है। तो यहाँ से इन तीनों का क्या निकाल देंगे, हम एलसीएम निकाल देंगे। तो एलसीएम निकालने का मैंने तरीका बताया है कि जो सबसे बड़ी वैल्यू होती है 84, तो इसको क्या करेंगे, फैक्टराइज कर देंगे। तो इसको क्या लिख सकते हैं, तो 12 सत्ते 84 यानी कि 12 इंटू 7 लिख सकते हैं। तो देखिए 44 को अगर देखें तो 44 में का जो 4 है वो 12 में आ चुका है, यानी कि यहाँ पे 11 बचेगा, तो 11 यहाँ पे लिख लूँगा। 28 में देखिए 7 और 4 दोनों आ गया, तो यही क्या हो जाएगा, इन तीनों का एलसीएम हो जाएगा। तो यहाँ से ए की एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी, तो ये हो जाएगी 7 21 हो जाएगी। बी की एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी, तो 12 सत्ते 84 यानी 11 हो जाएगी। और यहाँ से ए प्लस बी प्लस सी की, तो 7 चौक 28 हो जाएगा, 11 3 33 हो जाएगी। ठीक है, तो ये यहाँ पे ए की एफिशिएंसी 21 आ गई, बी की 11 आ गई, और तीनों की एक साथ कितनी आ गई, 33। तो इन दोनों को अगर हम जोड़ दें तो कितना हो जा रहा है, तो ये 2 हो जा रहा है, और ये 2 और 1 3 हो जा रहा है, यानी कि 32 हो जा रहा है। तो 32 ए प्लस बी की मिला के है, और ए प्लस बी प्लस सी की मिला के 33 है। तो यहाँ से सी की एफिशिएंसी क्या निकल के आ जाएगी, 1 निकल के आ जाएगी। तो इस ए की एफिशिएंसी से टोटल क्षमता टंकी की इतना है, ये भरी हुई है, खाली करने में कितना समय लगेगा, तो बस 1 से भाग कर देंगे। तो अगर ऑप्शन पे एक नज़र डालें तो सबके यूनिट डिजिट क्या है, अलग अलग हैं, तो मैं गुणा नहीं करूँगा। तो 7 दूना के 14, 4 में 1 का गुणा करूँगा 4, लास्ट में 4 आना चाहिए, लास्ट में 4 सिर्फ ऑप्शन नंबर 1 में है, तो यही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि यदि 350 की राशि 4% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 2.5 वर्ष के लिए उधार ली जाती है तो साधारण ब्याज कितना होगा। तो साधारण ब्याज बराबर कितना होता है, तो मूलधन जो कि 350 है, दर जो कि 4% है, समय कितना है 2.5 वर्ष के लिए, और डिवाइडेड बाई 100 है। तो बस इसको सॉल्व कर देंगे तो ये आपका क्या निकल के आ जाएगा, साधारण ब्याज निकल के आ जाएगा। तो देखिए अगर मैं इस 25 का इसमें अगर गुणा करता है, ये जो 10 यहाँ पे 0 है, तो ये दशमलव यहाँ से हट जाएगा, और 25 में 4 का गुणा करूँगा तो 100 हो जाएगा, और नीचे वाले 100 से नीचे वाला 100 कट जाएगा, यानी कि ऊपर सिर्फ 35 बचेगा। तो यानी SI का मान क्या हो जाएगा, 35, जो कि ऑप्शन नंबर 3 में दिया हुआ है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक लंबवृत्तीय शंकु के आधार का क्षेत्रफल 3136 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर है, और इसके तिर्यक जो ऊंचाई है वो 65 है। तो शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा। तो हमें पता है कि शंकु का जो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है वो पाई आर एल होता है। एल क्या है, आपकी तिर्यक ऊंचाई है, जिसकी वैल्यू आपको 65 दिया है। चूँकि पाई यानी कि 22/7 में कोई भी 65 यानी कि आप कहेंगे कि 13 का कोई फैक्टर नहीं है, तो इसका मतलब हम बस चेक कर लेंगे कि कौन सी वैल्यू आपकी 13 से विभाजित है। तो 13 से चेक कर लेंगे तो ये हो जाएगा 13 दूना के 26 हो जाएगा, 4 46, 13 39 हो जाएगा, 5 55 आपका 13 से नहीं कटेगा, तो ये नहीं होगा। 13 दूना के 26 हो जाएगा, और 9 90 ये भी आपका 13 से नहीं कटेगा। इसको चेक कर लेते हैं, तो 13 दूना के 26, 4 4 8 हो जाएगा 86, और 13 6 78 हो जाएगा, ये भी आपका 13 से नहीं कटेगा। तो इस हिसाब से एक ही आपका ऑप्शन बचा, ऑप्शन नंबर 1, यही इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्योंकि चेक कर लेते हैं तो 13 दूना के 26 10, 13 8 104 हो जाएगा, बिल्कुल 13 से विभाजित है। तो आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की भी ज़रूरत नहीं है। तो अगर इस क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है तो जो शंकु का आधार होता है वृत्ताकार होता है, और वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है। इसकी वैल्यू आपको दिया कितना है, तो 3136 और पाई दिया है, तो पाई से पाई कट जाएगा, यहाँ से आर की वैल्यू क्या निकल के आ जाएगी। तो ये हम देख लेते हैं कि किसका क्या है, स्क्वायर है। तो स्क्वायर निकालने की ट्रिक मैं बता चुका हूँ इस चैनल पे। आप इस तरीके से भी निकाल सकते हैं, जैसे मान लीजिए 50 का अगर हम स्क्वायर करें तो ये कितना हो जाएगा, तो 2500 होता है। इसका मतलब ये 50 से अधिक है, और लास्ट में आपके 6 आ रहा है। तो लास्ट में 6 कब आता है, जब ये 4 होगा या 6 होगा। ठीक है, तो यानी कि हमारे पास 2 पॉसिबिलिटी हो गई, या तो ये 56 होगा और या तो ये 54 होगा।
तो देख लेते हैं 56 और 54 में से किसका ये हो सकता है। तो हमें पता है कि 55 का स्क्वायर हमें निकालना आता है कि 55 का स्क्वायर हम कैसे निकालते हैं। तो जो लास्ट वाले डिजिट होती है इसका स्क्वायर कर देते हैं और ये जो आगे होता है इससे 1 बढ़ा के गुणा कर लेते हैं। तो 5 से 1 बढ़ाएंगे 6, 6 में 5 के गुणा करेंगे तो 30, यानी कि ये वैल्यू क्या है, अभी इससे अधिक है। इसका मतलब ये किसका स्क्वायर है, तो 56 का स्क्वायर है। तो यहाँ से आर की वैल्यू क्या निकल के आ जाएगी, 56 निकल के आ जाएगी। जैसे ही आर की वैल्यू निकल के आ गई आप इस इक्वेशन में रख दीजिए। तो पाई में चूंकि आंसर दिया है तो पाई की वैल्यू नहीं रखेंगे, आर की वैल्यू हो गई आपकी 56 और एल की वैल्यू आपको 65 दी है। गुणा कर लेते हैं तो भी आपका आंसर क्या आ जाएगा, यही आएगा। आप निकाल भी सकते हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक बिस्तर को 8,845 में बेचने पर लाभ का मूल्य इसे 1,987 में बेचने पर हुई हानि के मूल्य से 25% अधिक है। कह रहा है 20% का लाभ प्राप्त करने के लिए विक्रय मूल्य कितना होगा, ये आपको बताना है। तो इस क्वेश्चन में जो कीवर्ड है वो ये है कि हानि के मूल्य से 25% अधिक है। तो 25% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है, तो 1/4 होती है। यानी कि अगर पहले 4 रुपये की हानि हो रही है तो इससे एक अधिक यानी कि 5 रुपये का अब उसे क्या हो रहा है, फायदा हो रहा है। ये आपका अगर 4 रुपये की पहले हानि हो रही थी तो उससे एक अधिक आपको क्वेश्चन में दिया है कि 8,845 में बेचने पर जो लाभ हो रहा है उसे अगर 1987 में बेचने पे जो हानि हो रही है उससे 25% अधिक है। इसका मतलब अगर ये लाभ और हानि के बीच का अंतर हम देखें तो अंतर कितना हो जाएगा, तो ये 5 है और ये 4 माइनस में है, यानी कि 9 का अंतर हो जाएगा। इस 9 की वैल्यू क्वेश्चन में क्या दी दी है, तो इन दोनों का अगर मैं अंतर निकाल दूंगा तो वो 9 की वैल्यू हो जाएगी। तो अंतर निकाल देता हूँ मैं, तो 15 में से 7 जाएगा 8 हो जाएगा। यहाँ पे 3 बचेगा 13, 13 में से 8 जाएगा 8 5 13 हो जाएगा। यहाँ पे 7 बचेगा 17, 17 में से 9 जाएगा तो 9 8 17 हो जाएगा। और यहाँ पे 7 बचेगा, 7 में से 1 जाएगा 6 हो जाएगा। ये किसकी वैल्यू आपकी निकल के आ जाएगी, तो 9 की। तो यहाँ से या तो आप 4 की वैल्यू निकाल दीजिए या तो आप 5 की वैल्यू निकाल दीजिए। तो किसी की वैल्यू निकाल के आप क्या कर सकते हैं, अगर लाभ होगा तो इस वाली वैल्यू में से घटा देंगे और अगर हानि है तो इस वाली वैल्यू में हम जोड़ देंगे। तो मैं यहाँ से 1 की वैल्यू निकाल देता हूँ। तो 9 से कट करूँगा तो 9 7 63 हो जाएगा, 5 55 हो जाएगा, 9 6 54, 1 18, 9 दूना के 18, यानी 1 की वैल्यू आ गई इतना। तो 4 की वैल्यू निकाल देता हूँ। तो 4 दूना के 8 हो जाएगा, 6 चौको 24 हो जाएगा, 7 चौको 28 और 2 30 हो जाएगा, यानी कि 3048 क्या हो जाएगा, 4 यूनिट की वैल्यू आ जाएगी। और इतना पे अगर बेच रहा है तो इतने की हानि हो रही है, इसका मतलब इसका सीपी कितना निकल के आ जाएगा, तो इन दोनों को जोड़ देंगे। तो 8 और 7 15 हो जाएगा और 8 और 4 12, 1 13 को 3 हो जाएगा और यहाँ पे 9 और 1 10 हो जाएगा और 3 और 1 4 और 1 5 हो जाएगा, यानी कि ये उसका क्या निकल के आ गया, सीपी निकल के आ गया। अब कह रहे हैं कि इस पर 20% का लाभ कमाना है। तो 20% का लाभ मतलब 6/5 हो जाएगा। बस इसको सॉल्व करके वैल्यू निकाल देंगे। तो ये 5 हो जाएगा, 0 हो जाएगा, 0 5 7 35 हो जाएगा। 6 का गुणा करेंगे तो 6 7 42 हो जाएगा और ये 6 और 0, यानी 6,042 रुपये में बेचने पे उसे 20% का लाभ होगा, जो कि ऑप्शन नंबर 1 में दिया है। मैंने बिल्कुल एकदम बेसिक तरीके से और एकदम आसान शब्दों में इस क्वेश्चन को बताया है। अगर मान लीजिए इस क्वेश्चन को आपको ये समझ में नहीं आ रहा है, अगर इस क्वेश्चन को और कम समय में करना चाहते हैं तो आप बस ये देख लीजिए कि 20% का लाभ कमाना है, यानी कि हमें 6/5 से क्या करना पड़ेगा, उसमें गुणा करना पड़ेगा। यानी कि जो भी आपका आंसर आएगा वो क्या होना चाहिए कि 6 से विभाजित होना चाहिए, क्योंकि नीचे कोई भी 6 का फैक्टर दिख नहीं रहा है। तो आप देख लीजिए, तो 6 से विभाजित का नियम ये कहता है कि जो संख्या 2 और 3 दोनों से विभाजित हो वो संख्या आपकी 6 से विभाजित होती है। तो देखिए इसके लास्ट में 9 है, इसके लास्ट में 4 है, इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये दोनों संख्याएं आपकी 6 से विभाजित नहीं होंगी, क्योंकि ये तो 2 ही से नहीं कटेगा। बचा एक ऑप्शन, तो ये देखिए ये 2 से कट तो रहा है लेकिन 6 4 10 4 14 आपका 3 से नहीं कट रहा है। तो इस हिसाब से भी आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो रहा था। आप इसको सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। मान लीजिए अगर आपके पास समय नहीं है और इस क्वेश्चन को करना चाहते हैं तो आप इस तरीके से भी इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक आदमी को 14 घंटे में 222 किलोमीटर की दूरी तय करनी है। यदि वह इस दूरी का 2/3 निर्दिष्ट समय के 3/7 समय में तय करता है तो शेष दूरी को बचे हुए समय में तय करने के लिए उसकी चाल कितनी होनी चाहिए। तो देखिए टोटल जो दूरी है वो 222 किलोमीटर है
और 2/3 यानी कि 2/3 दूरी अगर ये तय कर लिया है तो बचे कितना होगा, तो 1/3 दूरी बचा होगा। यानी कि देख लेते हैं कितनी दूरी बची है, तो 3 7 21, 12 3 चौको 12, यानी कि 74 किलोमीटर की दूरी अभी भी क्या है, शेष है। टोटल जो समय लग रहा है वो कितना लग रहा है, तो 14 घंटे। इसका 3/7 वो तय कर चुका है, तो बचा कितना होगा, तो 4/7 इसका बचा होगा। तो इसको कर देंगे तो 7 दूना के 14, यानी कि 4 दूना के 8 घंटा अभी भी उसके पास बचा होगा। तो चूंकि दूरी इतनी है, समय इतना है, तो स्पीड कितनी हो जाएगी, तो बस दूरी बटा क्या करेंगे हम, समय कर देंगे। तो 74 में 8 से भाग करेंगे तो 8 9 72, यानी कि 9 दशमलव समथिंग आएगा, और 9.25 सिर्फ ऑप्शन नंबर 3 में दिया है, तो यही इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक वस्तु को 112 में बेचने पर एक व्यक्ति को 25% की हानि होती है। तो कह रहा है कि 25% का लाभ अगर उसे कमाना है तो वस्तु की कीमत कितनी होनी चाहिए। तो देखिए 25% हानि का मतलब क्या हो जाएगा, 75% की वैल्यू कितनी दिया है, तो 112 दिया है। तो आपसे पूछ रहा है कि 50% का लाभ कमाने का मतलब 150% की वैल्यू आपसे पूछ रहा है। तो हमें दिख रहा है कि 75 का दोगुना मैं करूँगा तो ये कितना हो जाएगा, 150 हो जाएगा। तो उसी तरीके से इसका भी मैं क्या करूँगा, दोगुना कर दूँगा। तो 112 का दोगुना कितना हो जाएगा, 224 हो जाएगा। इसका मतलब 224 में बेचने पर उसे 50% का क्या होगा, लाभ प्राप्त होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक बेड का अंकित मूल्य 568 है जो लागत मूल्य से 26% अधिक है। यदि लाभ प्रतिशत 13% का है तो छूट प्रतिशत कितना होगा, ये आपको बताना है। तो चूँकि वैल्यू आपके प्रतिशत में पूछ रहा है, तो यहाँ पे जो अंकित मूल्य जो एग्जैक्ट वैल्यू दिया है इससे कोई मतलब नहीं होगा। हम यहाँ पे सक्सेसिव डिस्काउंट वाला फार्मूला लगा देंगे। लाभ कितने का हो रहा है, 13 का, कितना अधिक अंकित किया तो 26। मान लेता हूँ कि x का डिस्काउंट दिया है तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। 26 में x का गुणा कर देंगे और डिवाइडेड बाई 100 कर देंगे। तो देखिए 26 में से 13 घट जाएगा तो ये 13 हो जाएगा, बराबर किसके हो जाएगा, तो 100 + 26 यानी कि 126 और बटा 100 इंटू एक्स के बराबर हो जाएगा। यहाँ से x की वैल्यू निकाल देंगे तो ये कितना हो जाएगा, तो 1300 और डिवाइडेड बाई 126 हो जाएगा। तो अगर 10 बार लेके जाएंगे तो 1260 हो जाएगा। तो ये 1260 से अधिक है तो 10 दशमलव, तो ऊपर के जो दो ऑप्शन है ये तो ऐसे ही कट जाएंगे। तो यहाँ पे कितना बचेगा, तो आपका बचेगा 1260 और 1300 यानी कि 40 बचेगा। आपका दशमलव बढ़ाएं तो 0400 हो जाएगा, यानी कि 3 बार के लगभग जाएगा, क्योंकि 100 या 300 हो जाएगा, 400 तक लेके जाना है। तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा। तो इस हिसाब से 10.32% क्या हो जाएगा, इसका एग्जैक्ट आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर 4 में दिया है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सीमा और दर्शन की आय का जो अनुपात है वो 4:3 है। वे क्रमशः 15,000 और 9,000 की बचत करते हैं। यदि उनके व्यय का अनुपात 16:17 है तो सीमा और दर्शन का कुल व्यय कितना होगा। तो देखिए इसको लगाने का जो बेसिक तरीका है पहले मैं वो बता देता हूँ, फिर उसको बताता हूँ कि आप कितने कम समय में, यानी कि शॉर्ट ट्रिक क्या इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो इनकी आय का रेशियो मैं लिख लेता हूँ। तो ये 4:3 है। तो यहाँ पे ये इनकम का रेशियो है। इसके बाद से आप एक्सपेंडिचर यानी कि व्यय का रेशियो लिखिए, जो कि कितना दिया है, तो 16:17 दिया है। और नीचे क्या लिखा जाता है, तो सेविंग। तो सेविंग कितनी दिया है आपको, तो 15,000 और क्या है, तो ये 9,000 है। अब क्या करते हैं कि इसका इसमें गुणा करते हैं और इसका इसमें गुणा करके अंतर निकालते हैं। तो 17 चौको कितना हो जाएगा, 68 हो जाएगा, और 16 32 16 48 हो जाएगा। अंतर करेंगे तो 20 आएगा। अब ये 20 की वैल्यू किसके बराबर होगी, अब क्या करेंगे कि इसका इसमें गुणा करेंगे, इसका इसमें गुणा करके अंतर निकालेंगे। तो 16 9 कितना होता है, तो 144 होता है, और ये 3 जीरो है तो ये 3 जीरो हो जाएगा। 16 में 17 का गुणा कर देंगे, तो 16 में 17 का गुणा करेंगे तो 15 7 105 होता है, 10 हो जाएगा, 15 कम 15 और 10 25 हो जाएगा। और इसके साथ 3 जीरो हो जाएगा, तो 1 2 3। तो चूँकि दोनों में 3 जीरो है तो ये 3 जीरो यहाँ पे आप लिख दीजिए। अब ये 5 में से 4 जाएगा 1 हो जाएगा, 5 में से 4 जाएगा 1 जाएगा, 2 में से 1 जाएगा 1 हो जाएगा। ये किसकी वैल्यू हो जाएगी, तो ये 20 की वैल्यू हो जाएगी। तो जैसे ही 20 की वैल्यू आ गई, 1 1 1 0 0 0, तो यहाँ से 1 की वैल्यू निकाल देंगे। तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो 2 5 10, 1 11, 2 5 10, 1 11, 2 5 10, यानी ये आपकी 1 की वैल्यू निकल के आ गई।
तो या तो आप 4 की वैल्यू निकाल दीजिए या तो आप 3 की वैल्यू निकाल दीजिए। 4 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो बस इसमें 4 का गुणा कर दीजिए तो 0 हो जाएगा। 5 चौको 20 हो जाएगा, 5 चौको 20 तो 22 हो जाएगा, 5 चौको 20 और 2 22, यानी इतना क्या हो जाएगा, सीमा की इनकम हो जाएगी। और सीमा बचा कितना रही है, तो 15,000 बचा रही है। इसका मतलब खर्च कितना कर रही होगी, तो इसमें से क्या करेंगे हम, 15,000 घटा देंगे तो 0 0 2 हो जाएगा। यहाँ पे 12 में से 5 जाएगा 7 हो जाएगा, यानी कि 7200 क्या हो रहेगी, वो खर्च कर रही होगी। तो इस 7200 की वैल्यू कितना दिया है क्वेश्चन में आपको, तो 16 दिया है। तो 7200 और डिवाइडेड बाई 16, और आपसे वैल्यू किसकी पूछ रहा है, तो ये आपका 16 दूना के 32 एक 33, यानी कि इन दोनों का अगर व्यय जोड़ दें तो 33 होगा। 33 की वैल्यू आपसे पूछ रहा है, तो इसको सिंप्लीफाई कर देते हैं तो 8 दूना के 16 हो जाएगा, 8 9 72 हो जाएगा। और अगर 2 से भाग कर देते हैं तो 45 दूना के 90 यानी कि 450 हो जाएगा। गुणा कर लेते हैं तो देखिए 3 से पहले गुणा कर लेते हैं तो ये हो जाएगा 0 हो जाएगा। 5 3 15 और 4 3 12 और 1 13 हो जाएगा। अब इसमें 11 से गुणा करना आसान है तो ये हो जाएगा 0, 5 हो जाएगा, 5 3 8 हो जाएगा। लास्ट में 850 सिर्फ ऑप्शन नंबर 2 में दिख रहा है, तो यही क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 14,850। तो ये तो एक बेसिक तरीका था जो कि मैंने आपको इस क्वेश्चन में बता दिया। अगर आपको आए तो आप बेसिक तरीका जानते रहिए। अगर आपको एग्जाम में इसको क्वेश्चन को करना है तो आपसे 33 की वैल्यू पूछ रहा है, इसका मतलब जो भी आपका आंसर होगा वो या तो 3 से विभाजित होगा या तो 11 से। तो मैं 11 से चेक कर लेता हूँ। तो 11 से अगर चेक करूंगा तो 15 आपका 11 से विभाजित नहीं है तो ये ऑप्शन नहीं होगा। 13 भी आपका 11 से विभाजित नहीं है तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा। 16 भी आपका 11 से विभाजित नहीं है तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा। तो इस तरीके से आपका एक ही ऑप्शन बचा, ऑप्शन नंबर 2, इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप चेक भी कर सकते हैं क्योंकि ये हो जाएगा 8 1 9 हो जाएगा, 5 4 9, बिल्कुल अंतर 0 आ रहा है, इसका मतलब ये 11 से विभाजित होगा। तो एग्जाम में आप ऐसे करेंगे। बाकी मैंने जो तरीका बताया है वो आपको यहाँ पे समझा दिया है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक वर्ग का क्षेत्रफल आपको इतना दिया है, कह रहा है कि इसका परिमाप एक समखष्टभुज के परिमाप के बराबर है। तो कह रहा है कि खष्टभुज का क्षेत्रफल कितना होगा। तो हमें पता है कि वर्ग का जो क्षेत्रफल होता है वो साइड का स्क्वायर होता है। इसकी वैल्यू कितना दिया है, तो 23 और 0 4 दिया है। तो यहाँ से हम ए की वैल्यू निकाल देते हैं। तो ए की वैल्यू तो स्क्वायर रूट आप लेंगे तो देखिए लास्ट में 0 4 आ रहा है, इसका मतलब क्या हो जाएगा, लास्ट में कितना आएगा, या तो 8 आ सकता है या तो 2 आ सकता है। ठीक, तो देखिए ये 23 है, तो अगर 40 का अगर स्क्वायर करेंगे तो 1600, यानी कि क्या हो जाएगा, 40 से अधिक है तो या तो ये 48 का स्क्वायर होगा या तो ये 42 का होगा। तो इसके बीच में 45 आता है, 45 हम चेक कर लेंगे। 45 का स्क्वायर करना आसान है, तो 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25 हो जाएगा। 4 में 1 बढ़ा के 5 से गुणा करेंगे तो 20 हो जाएगा। चूँकि ये इससे अभी ये अधिक है, इसका मतलब ये किसका स्क्वायर है, 48 का। तो यहाँ से ए की वैल्यू 48 निकल के आ गई। जैसे ही ए की वैल्यू 48 निकल के आ गई, परिमाप इसका क्या हो जाएगा, तो 4 इंटू साइड हो जाएगा जो कि 48 है। ये किसके बराबर है, तो एक का समखष्टभुज के परिमाप के बराबर है। तो 6 इंटू, अगर समखष्टभुज की भुजा को अगर मैं बी मानता हूँ तो ये बी के बराबर हो जाएगा। 6 से डिवाइड करेंगे तो 8 छके 48, यानी यहाँ से बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो 8 चौको 32 आ जाएगी। और जैसे ही बी की वैल्यू निकल के आ गई, पिछले वाले क्वेश्चन में मैंने बताया था कि अगर समखष्टभुज है तो अगर इसको आप डिवाइड करें तो बराबर के कितने त्रिभुजों में बढ़ता है, तो बराबर के आपके 6 त्रिभुजों में बढ़ता है। तो 6 जो त्रिभुज बनेंगे तो प्रत्येक त्रिभुज समबाहु त्रिभुज होगा। और समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, में 3/4 होता है इंटू साइड का स्क्वायर। साइड क्या है, 32 है, तो 32 इंटू 32 हो जाएगा। तो ये एक त्रिभुज का क्षेत्रफल हो जाएगा। ऐसे 6 हैं तो 6 से गुणा कर देंगे, तो बस इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। तो चूँकि √3 तो होगा ही होगा, तो यानी कि ये 2 ऑप्शन तो वैसे ही नहीं होंगे। तो 4 से अगर कट कर लें तो 4 बटे 32 हो जाएगा। अब इन दोनों का यूनिट डिजिट अलग है, बस चेक कर लेते हैं। तो 8 दूना के 16 हो जाएगा, यानी 6 में 6 का गुणा करेंगे तो लास्ट में 6 आना चाहिए। तो 6 लास्ट में सिर्फ ऑप्शन नंबर 1 में दिख रहा है, तो ये इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि किसी निश्चित राशि पर 10% वार्षिक ब्याज दर से 2 वर्ष में साधारण ब्याज और वार्षिक रूप से संयोजित चक्रवृद्धि ब्याज के बीच का अंतर कितना है, तो 407 है। तो कह रहा है कि राशि ज्ञात करिए। तो मैं बता चुका हूँ इस तरह के क्वेश्चन, और इसके पीछे का कॉन्सेप्ट भी बता चुका हूँ कि अगर राशि x है तो 2% का दिया है तो इसका 2 बार क्या कर दीजिए, 10% निकाल दीजिए। जितना आएगा
वहीं क्या हो जाएगा, इन दोनों की राशि के बीच का अंतर हो जाएगा चक्रवृद्धि और साधारण ब्याज का। तो यहाँ से बस x की वैल्यू निकाल देंगे। तो 10 × 10 यानी 100 से गुणा कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा 407, और इसके साथ 2 जीरो हो जाएगा। 407 और इसके साथ 2 जीरो सिर्फ ऑप्शन नंबर 1 में दिया है, तो ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। मैंने किया क्या है कि जैसे मान लीजिए प्रिंसिपल होता है तो इस पे R% आप निकालते हैं तो ये पहले साल का आपका ब्याज निकल के आता है। फिर R% आप निकालते हैं तो ये दूसरे साल का क्या निकल के आता है, ब्याज निकल के आता है। अभी जो पहले साल जो ब्याज है इस पे भी 8% लगेगा, क्योंकि चक्रवृद्धि ब्याज में तो यही होता है कि ब्याज पे ब्याज लगता है। तो देखिए अंतर मैं 2 साल का करूंगा तो ये दो ऊपर वाली 2 वैल्यू क्या हो जाएगी, ये आपका चक्रवृद्धि ब्याज में भी आ रही है, साधारण ब्याज में भी आ रही है, तो ये कट जाएगी, यानी ये आपको अंतर हो जाएगा 2 साल के चक्रवृद्धि और साधारण ब्याज का अंतर। तो ये आ कैसे रहा है, तो इस प्रिंसिपल का R% और जितना आ रहा है फिर उसके बाद से R% लेने के बाद से ये अंतर आ जा रहा है। और वही चीज़ मैंने यहाँ पे अप्लाई किया है कि प्रिंसिपल का 1/10 जो कि रेट 10% है, फिर इसका 1/10 जो कि अंतर के बराबर यानी कि 407 के बराबर है, बस इसको सॉल्व करके x की वैल्यू निकाल दिया है। तो मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें, नहीं पसंद आता है तो आप डिसलाइक कर सकते हैं। अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं आपसे अगले पेपर में अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद और बाय।